हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आगे के टॉपिक को पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने कंजंक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन यानी संयोजन, वियोजन और निषेध ये तीनों का साइन भी बता दी थी और किस स्थिति में कौन सा क्या होगा उसको भी मैंने बता दिया था। अब मैं इम्प्लीकेशन के विषय में आप लोगों को बतलाऊंगी। इम्प्लीकेशन का चिन्ह होता है आपका उल्टा यू, ठीक है। और इम्प्लीकेशन में आपको जैसे पी और क्यू दोनों दिया हुआ है। एक मान लीजिए पी वाक्य है, इम्प्लीकेशन क्यू वाक्य, दूसरा क्यू है, तो इसमें दो वाक्य हुआ। इसको पहला को हम सिंबल मान लिए पी और दूसरा को मान लिए क्यू। तो पी और क्यू में जब दोनों वाक्य ट्रू रहेगा तो निष्कर्ष जो है सो ट्रू आएगा, और दोनों वाक्य में से एक भी वाक्य फॉल्स होगा तो निष्कर्ष फॉल्स होगा। जैसे मान लीजिए कि P ट्रू है और इम्प्लीकेशन Q ट्रू है तो निष्कर्ष ट्रू आएगा। उसके बाद अगर पहला वाक्य फॉल्स है इम्प्लीकेशन, दूसरा ट्रू है, तो आपको फॉल्स निष्कर्ष होगा। उसके बाद आपका दूसरा पहला वाक्य ट्रू है, इम्प्लीकेशन फॉल्स है, तो निष्कर्ष फॉल्स आएगा। और अगर दोनों वाक्य फॉल्स है तो आप लोगों को पी एफ इम्प्लीकेशन एफ यानी दोनों फॉल्स है तो आपको कंक्लूजन जो है सो ट्रू आएगा। तो इम्प्लीकेशन में बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इम्प्लीकेशन का चिन्ह याद रखिएगा, उल्टा यू है, और दोनों में दोनों वाक्य अगर ट्रू है तो निष्कर्ष ट्रू आएगा, और दोनों वाक्य अगर फॉल्स है तो भी निष्कर्ष ट्रू आएगा। लेकिन दोनों वाक्य में कोई भी एक वाक्य अगर फॉल्स है तो निष्कर्ष फॉल्स आएगा। तो अगर पहला वाक्य फॉल्स है और दूसरा वाक्य ट्रू है तो निष्कर्ष फॉल्स होगा। पहला वाक्य फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो भी आपको फॉल्स निष्कर्ष आएगा। तो इजी है, दोनों वाक्य जब ट्रू या दोनों वाक्य फॉल्स होगा तभी निष्कर्ष ट्रू होगा, अन्यथा दोनों स्थिति में इसका फॉल्स आएगा। तो इसमें सिंबॉलिक लॉजिक में आप लोगों को चार चीज पढ़ना है: डिसजंक्शन, कंजंक्शन, निगेशन और इम्प्लीकेशन। तो ये मैंने पढ़ा दिया। अब मैं बतलाती हूँ कि प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के क्या लाभ हैं, और दूसरी बात इस प्रश्न उठता है कि क्या सिंबल का प्रयोग ये आधुनिक काल में ही हुआ है कि पहले भी हुआ है। तो प्राचीन काल में भी सिंबॉलिक लॉजिक का प्रयोग हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाई भी हूँ। जो अरस्तु ने पूर्णव्यापी भावात्मक को ए, पूर्णव्यापी निषेधात्मक को ई, अंशव्यापी भावात्मक को आई और अंशव्यापी निषेधात्मक को ओ। तो ये जो चार सिंबल है ये भी तो प्राचीन काल में भी सिंबल का प्रयोग हुआ है, लेकिन अंतर इतना ही है कि उस समय सिंबल का जो प्रयोग हुआ है उतना विकसित रूप में नहीं हुआ है। और तो आधुनिक काल और प्राचीन काल में सिर्फ मात्रा यानी डिग्री का अंतर है। ऐसा बात नहीं है कि प्राचीन काल में सिंबल का प्रयोग किसी ने नहीं किया है। तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में सिंबल का प्रयोग हुआ है या नहीं, तो आप लिखिएगा कि अरस्तु ने सिंबल का प्रयोग किया है और ए ई आई ओ के रूप में, और जो पूर्णव्यापी भावात्मक उसको ए बोलते हैं, अंशव्यापी भावात्मक आई, पूर्णव्यापी निषेधात्मक ई और अंशव्यापी निषेधात्मक ओ। लेकिन आधुनिक काल में जो सिंबल का प्रयोग हुआ है वो संबंध को दर्शाने में भी हुआ है, तो इसीलिए इसका जो उपयोग है आधुनिक काल में तो यह ज़्यादा उपयोगी है
और इसमें ज़्यादा लाभ हमको मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कभी कभी ऐसा होता है कि भाषा में पहले भी बतला चुकी हूँ कि भाषा की दुर्लभता को शुद्ध करना, यानी भाषा में जो कमी है, चाहे जो लिखने में कमी है, उसको दूर करना तर्कशास्त्र का लक्ष्य नहीं है। पर जब तक भाषा शुद्ध नहीं होगी तब तक युक्तियों को वैध यानी वैलिड या नॉन वैलिड की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। तो तर्कशास्त्र का जो है भाषा की अस्पष्टता या उसको दूर करना तर्कशास्त्र का विषय नहीं है, लेकिन जो यह वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट को बतलाता है, उसके लिए जब तक भाषा शुद्ध नहीं होगा आर्गुमेंट भी वैलिड और इनवैलिड नहीं हो सकता है। और भाषा की इस कठिनाई से बचने के लिए बहुत से विद्वानों ने अपने तकनीकी शब्दकोश को विकसित किया। रसायन शास्त्र में, भौतिक विज्ञान में, गणित में अपने प्रतीकों का प्रयोग किया। जैसे कि मैं ऊपर लिखी हूँ x इंटू एक्स 5 बार, तो इतना ना लिख के हम x5 ऊपर लिख देंगे, तो इसका मतलब है कि 5 बार x। तो इससे समय का ही बचत होता है और स्थान का भी बचत आपको होता है। तो और विज्ञानों की जो दंत सामग्रियाँ जो उसका सब्जेक्ट मैटर होता है अनेक होती है, और उन्हें भाषा में विस्तार पूर्वक अंकित करने से, मैंने उसको समझाने से समय और स्थान दोनों की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और इसलिए आप प्रतीकों के प्रयोग से उनका जो रूप है, जो विश्लेषण करने का तरीका है, वह छोटा हो जाता है और उनको अंकित करने में ना उतना समय लगता है और ना ही स्थान लगता है। तो इसलिए जो सिंबॉलिक लॉजिक का प्रयोग जो है सो काफ़ी उपयोगी है। और इसको मैंने जैसे कि गणित में या संख्यात स्टैटिक्स प्रणाली में व्याख्यात्मक प्रतीकों के प्रयोग से किसी समीकरण को बहुत ही संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो मैंने बताया कि x 5 लिखना है, यानी 5 बार x, तो x इंटू एक्स मैंने 5 बार लिखा, लेकिन इतने लिखने में मुझे समय भी अधिक लगा और ये स्थान भी ज़्यादा लगा। तो इसको इतना हम ना लिख के x ऊपर 5 लिख देंगे, तो इसका मतलब भी वही आता है जो 5 बार हम x लिखेंगे। तो इसलिए इसमें समय और स्थान दोनों की बचत होती है। और वही चीज़ है कि तर्कशास्त्र में भी विशेष तकनीकों चिन्हों का विकास हुआ। अरस्तु ने भी अपने प्रतीकों और चिन्हों को का अन्वेषण यानी खोज किया था, जो कि मैंने बताया है कि पूर्णव्यापी को ए, पूर्णव्यापी भावात्मक ए, पूर्णव्यापी निषेधात्मक बी, अंशव्यापी भावात्मक आई और अंशव्यापी निषेधात्मक ओ। तो इनका प्रयोग अरस्तु ने भी किया है, लेकिन वर्तमान तर्कशास्त्र ने मात्र तर्कों के लिए चिन्हों का प्रयोग नहीं, बल्कि उन तर्क वाक्यों के संबंधों के लिए भी प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। इसलिए पारस्परिक यानी प्राचीन और नवीन तर्कशास्त्र में गुणात्मक अंतर नहीं है, सिर्फ केवल मात्रा का अंतर, डिग्री का अंतर है। यह जो सिंबल का प्रयोग हुआ है सो विश्लेषण और निगमन के लिए एक शक्तिशाली अस्त्र सिद्ध हुआ है। आज के वैज्ञानिक प्रणाली में इसका प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। आधुनिक तर्कशास्त्र के प्रतीक किसी युक्ति की तार्किक बनावट को सरलता से स्पष्ट कर देता है, जो साधारण भाषा में प्रयोग में अस्पष्ट होता है। भाषा की कठिनाइयाँ इससे दूर हो जाती हैं और वैध और अवैध यानी वैलिड और इनवैलिड युक्ति को इंग्लिश में आर्गुमेंट बोलते हैं, का वर्गीकरण आसानी से हो जाता है। और प्रतीकों के प्रयोग से निगमनात्मक अनुमान में के स्वरूप का भी स्पष्टीकरण हो जाता है। व्हाइटहेड एक तर्कशास्त्री हैं, ने कहा है कि प्रतीकों की सहायता से एक बार देखकर ही आंतरिक रूप से युक्तियों की वैधता मानी जा सकती है, जिसके लिए अन्यथा उच्च मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। यानी
इसके लिए ऊंच हाई मानसिक मेंटल योग्यता एबिलिटी को होना आवश्यक है, और तभी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो तर्कशास्त्र का जो सिंबॉलिक लॉजिक है उसके यही हैं, और आप लोग सिंबल को अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि किसका क्या सिंबल है, और नहीं तो गलत हो जाएगा। और अगर आप इसको सही बनाइएगा तो जैसे मैथ में आपका नंबर आता है वैसे ही नंबर आएगा और अच्छा नंबर आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इम्प्लीकेशन का चिन्ह क्या है, डिसजंक्शन का चिन्ह क्या है, कंजंक्शन का चिन्ह क्या है, और निगेशन का चिन्ह क्या है, और दूसरी बात कि किन स्थिति में ये ट्रू होगा और किन स्थिति में फॉल्स होगा। आप निगेशन को याद रखिएगा कि अगर ट्रू दिया हुआ है तो उसको फॉल्स करना है, और यदि फॉल्स है तो उसको ट्रू करना है। निगेशन का जो चिन्ह है वो देना है। आप डिसजंक्शन में याद रखिए कि डिसजंक्शन में जब दोनों वाक्य फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, और अन्यथा एक भी वाक्य अगर ट्रू होता है तो निष्कर्ष ट्रू आएगा। तो और कंजंक्शन इसका जस्ट विपरीत है। कंजंक्शन में आपको अगर दोनों वाक्य ट्रू है तभी ट्रू होगा, और अगर एक भी वाक्य फॉल्स है तो आपको फॉल्स होगा। तो ये डिसजंक्शन का जो है सो जस्ट अपोजिट है। तो डिसजंक्शन में आपको एक ही स्थिति में दोनों ट्रू है या एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, और यदि दोनों फॉल्स है तब फॉल्स होगा। और कंजंक्शन में आपको एक भी दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, और यदि एक भी ट्रू या फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। और इम्प्लीकेशन का चिन्ह उल्टा यू होता है। इसमें दोनों में ट्रू है तब ट्रू, दोनों फॉल्स है तब ट्रू, और अन्यथा एक भी अगर ट्रू है तो वो ट्रू और दूसरा फॉल्स है तब आपको ये निष्कर्ष जो है सो फॉल्स आएगा। इतना ही याद रखना है। कंजंक्शन में दोनों ट्रू है तब ट्रू, और अन्यथा अगर एक भी फॉल्स है और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। और डिसजंक्शन में एक भी सत्य है तो निष्कर्ष सत्य आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तब असत्य होगा। और इम्प्लीकेशन में दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तभी ट्रू, लेकिन दोनों में एक फॉल्स एक ट्रू है तो निष्कर्ष फॉल्स आएगा। इतना ही याद रखना है। थैंक यू। अगले चैप्टर में मैं दूसरे चैप्टर को पढ़ाऊंगी।